जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग बैकरल को लेजर बीम से मारने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वो खुद उस लेजर बीम से हिट हो गया था और हिट होने के बाद ये दोनों प्लेनेट मार्स पर जा गिरे थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें प्लेनेट मार्स का सरफेस दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि दो बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे, जिनमें एक गड्ढे में लुओ फेंग पड़ा होता है और दूसरे गड्ढे में बैकरल। लुओ फेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा था, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बेहोश भी हो चुका था। बैकरल भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, पर वो बेहोश नहीं होता। वो खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और देखता है कि उसको क्या क्या इंजरी हुई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग की स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर धंसी हुई थी। तो वो लुओ फेंग की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसकी बॉडी से ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसीलिए वो अपने घुटनों पर आ गया था और फिर आगे बढ़ते हुए फेंग के नजदीक आते हुए कहता है, इनका वो लेजर बीम का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर खुशकिस्मती से इसकी वजह से मैं बच गया। पर फिर भी उस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हम दोनों बुरी तरह से इंजर्ड होकर इस प्लेनेट पर आ गिरे। साथ ही साथ वो चेक करता है कि क्या अभी लुओ फेंग मर गया है या जिंदा है। तो जैसे वो चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि लुओ फेंग तो अभी भी जिंदा है और उसके वाइटल सिग्नल्स काफी वीक हैं। ये देखकर वो शॉक हो गया था और कहता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे जिंदा बच सकता है, ये तो अभी सिर्फ स्टार लेवल पर है। यकीन नहीं हो रहा, ये D5 लेवल रेल गन के हमले से हिट होने के बाद अभी तक जिंदा है। लुओ फेंग, तुम तो वाकई अमेजिंग हो। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ना चाहते हुए भी ये करना होगा। इस वक्त तुम मेरे एनिमी हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ लुओ फेंग को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर स्टीव आ जाता है और वहां पर आते ही बैकरल के ऊपर अपना काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बैकरल घुटनों पर आ गया था। इसी के साथ साथ स्टीव अपने काफी सारे फ्लाइंग नाइफ्स को उसके सर के ऊपर पॉइंट कर देता है। अपने आप को यूं इस तरह से बुरी हालत में फंसा हुआ देखकर बैकरल स्टीव से कहता है, रुके क्यों हो, मार डालो। तो स्टीव उसे कहता है, तुम्हारी लाइफ मेरे बॉस डिसाइड करेंगे। जिस पर बैकरल काफी ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी अपना सर ऊपर उठाते हुए स्टीव से कहता है, तुम्हारा बॉस तो पहले ही। ये कहते कहते जैसे उसकी नजर लुओ फेंग पर जाती है तो वो देखता है कि लुओ फेंग तो वहां पर है ही नहीं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी वो अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर अब ये कहाँ गया, कि इतने में ही उसके आसपास की सारी जमीन हिलने लगती है और उसके पीछे से जमीन के अंदर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर आना शुरू हो जाता है। अब जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट धीरे धीरे जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा था तो उसका ऑरा और प्रेशर चारों तरफ फैल रहा था, जिसकी वजह से स्टीव के लिए और बैकरल के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट पूरी तरह से बाहर आने के बाद बैकरल के ऊपर एक जोरदार रोर करता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनर वर्ल्ड में लुओ फेंग कहता है, फॉर्चुनेटली मैंने लेजर गन के हमले से हिट होने से पहले ही अपने कोर को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अब तक तो मैं पूरी तरह मर चुका होता। ये कहते कहते लुओ फेंग अपनी बॉडी की सारी इंजरीज को फौरन ही हील कर लेता है और उसके बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट के वर्ल्ड से बाहर आ गया था। लुओ फेंग को वहां पर पूरी तरह से रिकवर हुआ देखकर स्टीव काफी हैरान हो गया था कि आखिर बॉस ने ये कैसे किया। तभी स्टीव टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू लुओ फेंग से कहता है, बॉस, क्या मुझे वाकई आपके और एनिमी के बीच इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर फेंग उसे कहता है, मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्स लेवल के 6 लेवल पर पहुंच चुका है और ये आसानी से लेवल 9 के किसी भी वॉरियर को मार सकता है। और रही बात तुम्हारे इंटरफेयर करने की, तो जब बात मेरे होमलैंड को प्रोटेक्ट करने की आती है तो फिर मैं अपनी रियल पावर्स को यूज क्यों नहीं करूंगा। लुओ फेंग की ये बातें सुनकर स्टीव भी समझ जाता है कि बॉस खुद इसे मजा चखाना चाहते हैं। बॉस तो वाकई अमेजिंग है। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं बैकरल को, जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने सामने देखते हुए लुओ फेंग से कहता है, ओ तो तुम ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट हो। फेंग उसकी इस बात का आंसर ना करते हुए उससे कहता है, बैकरल, तुम मार्शल आर्ट्स लवर हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हें नोलांसंस के लिए काम करने की बजाय मुझे फॉलो करना बेहतर होगा और हम एक साथ मिलकर कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि बैकरल काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, पर वो फिर भी हंसते हुए लुओ फेंग से कहता है, मैं और मेरी स्वॉर्ड सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को फॉलो करते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम गोल्डन हॉर्न बीस्ट हो, तो तुम सिर्फ यूनिवर्स लेवल 6 पर हो। ये कहते हुए बैकरल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और अपनी विंड डोमेन को एक्टिवेट करता है। उसकी विंड डोमेन को रिलीज होता हुआ देखकर लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एक टेक्निक को यूज करता है, जो कि होती है सीलिंग पल्स 10,000 फिनोमिना। ये भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एक तरह का माइंड अटैक था। जैसे ये अटैक जाकर बैकरल को हिट होता है तो बैकरल की विंड डोमेन वहीं पर खत्म हो गई थी और वो भी सदमे में चला गया था। इस अटैक से हिट होने की वजह से बैकरल गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बहुत ज्यादा डर जाता है। वो किस कदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से डर चुका था, इसका ये डर आप इसकी आंखों में देख सकते हैं।
बैकरोल को इस तरह से इतने ज्यादा खौफ में देखते हुए लुओ फेंग सोचता है, खुशकिस्मती से मैंने रियल्म विद इन रियल्म से जो रिसोर्सेज हासिल किए थे उनके बदले में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए लार्ज क्वांटिटी में मेटल खरीद पाना इनफ था। उन मेटल्स की वजह से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया है। ये सब सोचने के फौरन बाद लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की 2 टेक्निक्स को एक साथ परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो साइज में भी पहले से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे ये टेक्निक परफॉर्म हो रही होती है तो इसी के साथ साथ लुओ फेंग हमें बताता है कि इन दोनों टेक्निक्स की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर पहले से मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसकी कॉम्बैट पावर और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी इस टेक्निक को पूरी तरह से परफॉर्म कर लेता है तो वो एक जोरदार रोर करता है और इसी के साथ अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बैकरोल के ऊपर मारने के लिए रेडी कर लेता है। पंच रेडी हो जाने के बाद वो फौरन बैकरोल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उस पंच को अपनी तरफ आते हुए देखकर बैकरोल बेचारे की तो हालत पतली हो चुकी थी। एक तो वो पहले ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की इतनी ज्यादा पावर को देखकर खौफ में था और अब इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इससे पहले कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का ये अटैक बैकरोल को हिट हो पाता तभी बैकरोल अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो तो अपने क्लैन के होली टेंपल में है। अपने सामने होली टेंपल के एल्डर को देखकर बैकरोल उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्डर उससे कहते हैं, बैकरोल क्या तुम्हें अब भी डाओफेंग क्लैन का मिशन याद है? उनकी इस बात पर बैकरोल उनके सामने झुक जाता और कहता है, जी हाँ, मैं उसे हमेशा याद करता रहता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग में कभी भी सुस्ती नहीं की और मैं पूरी शिद्दत के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि मेरा नाम डाओफेंग क्लैन के होली पैलेस में हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाए। बैकरोल की इस बात पर वो एल्डर बैकरोल से कहते हैं, तुम्हारा नाम कभी भी होली पैलेस में नहीं लिखा जाएगा और ना ही तुम्हारे बारे में याद किया जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मानो जैसे बैकरोल की रूह तक तड़प गई हो। वो तड़पते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पर क्यों? उसकी इसी बात पर वो पूरा टेंपल शेक करने लगता है और टूटने लगता है। एल्डर बैकरोल को बताते हैं, डाओफेंग क्लैन के वॉरियर्स ने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स को अचीव किया पर उन्होंने कभी भी इन्हें हासिल करने के लिए कमजोरों पर तशद्दुद नहीं किया, जबकि तुम तो कई सालों से अपने मास्टर के लिए कमजोरों पर जुल्म किए जा रहे हो। एक ट्रू वॉरियर कभी भी कमजोरों पर जुल्म नहीं करता और इसी वजह से तुम एक नाइट के तौर पर अपनी प्योरिटी खो चुके हो। तुम होली पैलेस में शामिल होने के लायक नहीं हो। एल्डर की ये सारी बातें सुनकर बैकरोल बेचारे की क्या हालत हो चुकी थी आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं और उनके ये कहते साथ ही वो टेंपल पूरी तरह से टूट जाता और बैकरोल भी जमीन के अंदर धंसना शुरू हो गया था और गिरते गिरते भी वो सिर्फ एक ही बात कर रहा था, नहीं नहीं। दोस्तों, बैकरोल की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, होली पैलेस में अपना नाम लिखवाना। और इसी वजह से जब उसे अपने सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का वो हमला आता हुआ दिखाई देता है तो उसे अपनी मौत नजर आ गई थी। अब जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है तो वो देखता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का हमला उसे हिट होने ही वाला है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी पूरी पावर के साथ विंड डोमेन को एक्टिवेट करता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट का वो अटैक आकर इसकी विंड डोमेन के साथ टकराता है पर वो इसे नहीं तोड़ पाता। बैकरोल अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करे जा रहा था और जितना ज्यादा हो सके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसकी विंड डोमेन को सप्रेस करे जा रहा था। ये देखकर बैकरोल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा देता और अपनी विंड डोमेन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पावरफुल और एक्सपेंड करता जा रहा था। इसकी वजह से उसके अंदर से ईवल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। इसके बावजूद भी वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हमले को नहीं रोक पाया था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट जोर जोर से रोर करते हुए अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से उसने बैकरोल की डोमेन को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और इसी के साथ बैकरोल यहीं पर हार जाता है। पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसे जान से नहीं मारता और अपने अटैक को उसके साथ हिट होने से पहले ही रोक लेता है। पर फिर भी इन दोनों के हमलों के एक साथ टकराने की वजह से आसपास की सारी जमीन पूरी तरह से हिल गई थी। अब जैसे ही हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बैकरोल के ऊपर से अपना हाथ हटाता है तो ये देखकर बैकरोल को भी हैरानी होती है कि आखिर इसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। इसीलिए वो खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और लुओ फेंग से सवाल करता है, तुमने मुझे किल क्यों नहीं किया? उसकी इस बात पर फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनर वर्ल्ड से बाहर आता है और उससे कहता है, ये तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की कोशिश में हम दोनों का विजन सेम है। फेंग के इतना कहने के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट फिर से बैकरोल के ऊपर एक जोरदार रोर करता है और फिर तभी फेंग बैकरोल से और कहता है, अगर तुम उन नोलांसन्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना चूज करते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। ये कहते कहते लुओ फेंग बैकरोल के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, पर अगर तुम खुद को मुझे सबमिट कर देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा नाम होली पैलेस में लिखा जाएगा। ये कहते कहते
कहते फैंग बैकरूल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि बैकरूल इसका हाथ थाम ले। फैंग की ये सारी बातें सुनने के बाद बैकरूल दोबारा से अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पर वो देखता है अपने सामने होली पैलेस को। होली पैलेस को दोबारा से अपने सामने देखकर बैकरूल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे फैंग के साथ जुड़ते हुए एक उम्मीद नजर आती है कि हाँ वाकई में ही अब मैं अपना सपना सच कर सकता हूँ। इसीलिए वो उसी वक्त रियल वर्ल्ड में लुओ फैंग के सामने घुटनों पर आ जाता है और झुकते हुए कहता है मैं तैयार हूँ, मैं आपको फॉलो करूंगा। तो फैंग उससे कहता है आज से तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालकर भी अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके अलावा तुम्हें गोल्डन हॉर्न बीस्ट का सीक्रेट भी अपने अंदर राज रखना होगा। क्या तुम ये कर सकोगे? जिस पर बैकरूल कहता है जी हाँ। इस पर फैंग उससे कहता है तो फिर ठीक है, क्या तुम सोल सीलिंग ओथ के साथ बंधने के लिए तैयार हो? अगर तुम ये ओथ ले लेते हो तो तुम अपने इस ओथ से कभी भी धोखा नहीं कर सकोगे। बैकरूल को भी समझ आ चुका था कि अगर मैंने धोखा दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसीलिए सारे हालात को समझते हुए वो कहता है मैं तैयार हूँ। तो अब लुओ फैंग अपने मास्टर हु यानबू की टेक्निक को यूज करते हुए बैकरूल के स्पिरिचुअल सी में सोल सील लगा देता है, जिसकी वजह से अब बैकरूल कभी भी लुओ फैंग को धोखा नहीं दे पाएगा। ये सोल सील इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ये बैकरूल के पूरे स्पिरिचुअल सी की एनर्जी को ही चेंज करके रख देती है और हमें भी इससे इस सोल सील की पावर का अंदाजा हो जाता है क्योंकि इस सोल सील का मार्क बैकरूल की आंखों में भी नजर आ रहा था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ओगी और टाई नानी के माइंड के अंदर एक कंट्रोलिंग चिप लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते थे और उन्हें हमेशा अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। बैकरूल को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब मैं पूरी तरह से लुओ फैंग के अंडर कंट्रोल हूँ। इसीलिए अब वो लुओ फैंग के सामने झुकते हुए कहता है मैं बैकरूल कसम खाता हूँ कि मैं अपनी जान को खतरे में डालकर भी अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा, गोल्डन हॉर्न बीस्ट के राज को भी राज रखूंगा और हमेशा अपने मास्टर के सामने झुकूंगा। अब फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने इनर वर्ल्ड में भेज देता है और फिर बैकरूल के पास आते हुए उससे कहता है खड़े हो जाओ। बैकरूल खड़ा हो जाता है तो फैंग उससे कहता है तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे स्लेव्स की जरूरत नहीं, बस मुझे बॉस कहो। फैंग की इस बात पर बैकरूल थोड़ा सा चौंक गया था और फिर कहता है ठीक है बॉस। अब इस सब के बाद फैंग अपने मन में सोचता है अर्थ को इसकी पावर्स की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर क्योंकि अभी मैं सिर्फ सोल सीलिंग ओथ का ही यूज कर सकता था इसीलिए मैंने इस पर वो लगा दिया। इससे इस बात की गारंटी तो हो जाती है कि अर्थ अब सेफ रहेगी, पर अब भी हम पर खतरा मंडरा रहा है। फैंग यहाँ पर यह सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीडर होंग, वोरियलिशन और बाकी सभी बड़ी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट के अंदर लुओ फैंग के पास आ रहे थे। स्पेसक्राफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही उन सभी को लुओ फैंग की लोकेशन मिल जाती है तो वो सब मार्स के नजदीक पहुंचने के बाद बड़ी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट से बाहर आते हैं और लुओ फैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग लुओ फैंग के नजदीक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बैकरूल तो लुओ फैंग के सामने खड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि बैकरूल लुओ फैंग पर हमला करेगा, इसीलिए वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी फैंग उनसे कहता है रुको, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये सब बैकरूल पर हमला कर पाएंगे या नहीं। रुको, बैकरूल को होली पैलेस के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हुए देखकर आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिर ये बैकरूल होली पैलेस में अपना नाम लिखवाने के लिए इतना ज्यादा क्रेजी क्यों है। तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। असल में दोस्तों, डाओफेंग क्लैन के होली पैलेस में डाओफेंग क्लैन के वॉरियर्स के लिए अपना नाम लिखवाना बहुत ही बड़े होनर की बात है और इसमें अपना नाम लिखवाना कोई आसान बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप पहले ही एपिसोड में जान चुके हैं और जो बाकी है वो ये है, अगर कोई वॉरियर होली पैलेस में अपना नाम लिखवाना चाहता है तो उसे नेक दिल और ईमानदार होने के साथ साथ वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होना भी जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होने के बाद ही कोई वॉरियर अपना नेम होली पैलेस में लिखवा सकता है और जिस किसी का नाम भी होली पैलेस में लिखा जाएगा वो हमेशा के लिए इसमें स्टोर रहेगा, फिर चाहे इनकी जितनी भी पीढ़ियां क्यों ना आ जाएं। होली पैलेस में अपना नेम लिखवाना ही डाओफेंग क्लैन के वॉरियर्स के लिए सबसे बड़ा ड्रीम और फख्र है। वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्राइड की बात है। वो वॉरियर्स जिनका नेम होली पैलेस में लिखा गया है उन्हें डाओफेंग क्लैन के लीजेंड्स कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डाओफेंग क्लैन के वॉरियर्स के लिए होली पैलेस में अपना नाम लिखवाना बहुत ही बड़ी बात है। और हो भी क्यों ना, डाओफेंग क्लैन ऑलरेडी यूनिवर्स में बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस है। डाओफेंग क्लैन के बारे में और हम किसी दिन मजीद किसी डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे।